विपिन अपने स्टूडेंट्स को मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट में छोड़ देता है क्योंकि जिस दुनिया में वो जाने वाला था वहाँ कैसे खतरे होंगे इसका उसे कोई अंदाज़ा नहीं था। विपिन अपने साथ अपने क्लोन को और भयानक जिसका असल नाम शातिर है उन दोनों को ही ले जाता है। एक लोकी जो उसे मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट में ही मिली थी वो भी इसकी नाड़ियों में ही थी और वो अपनी मर्जी से विपिन की नाड़ियों में आ जा सकती थी और वो रहती है उसी के साथ है। सब कुछ सेटल होने के बाद विपिन ने अपने ऊपर की फॉर्मेशन को देखा और अपने हाथों की एक लहर के साथ उसने उसमें एक दरार पैदा कर दी, जिसके बाद एक शक्तिशाली छलांग के साथ वह ठीक दरार की ओर उड़ने लगा। पहले पारा जैसी स्पिरिचुअल एनर्जी का बहाव उसके भौतिक शरीर और उसकी आत्मा दोनों के लिए एक बड़ा बोझ पैदा करता था, लेकिन उसके लेवल के डायमेंशन सेटलर दायरे तक पहुंचने के साथ उसे अब इसमें कोई परेशानी महसूस नहीं हुई। इसके अपोजिट वह एक ट्रेवलर की तरह महसूस कर रहा था, जैसे उसने रेगिस्तान में एक पानी का तालाब देख लिया हो। कच कच फॉर्मेशन के परे उसने डायमेंशन लूप में असंख्य काले धब्बे देखे। दो डायमेंशन के बीच बिखरी हुई जगह ने पावरफुल स्पाटियल टर्बुलेंस का निर्माण किया जो उसे सभी दिशाओं में खींच रही थी। ये तो अच्छा है कि मैं डायमेंशन सेटलर दायरे में पहुंच गया हूँ, वरना इस स्पाटियल टर्बुलेंस ने मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए होते। विपिन ने सीरियसली सोचा और कठिनाई के साथ स्पाटियल टर्बुलेंस के बीच से अपना रास्ता बनाया। यह स्थानिक उथल पुथल वास्तव में उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल थी जो उसने पास्ट में एक्सपीरियंस की थी। कम लेवल वाले तो एक तरफ, यहाँ तक कि साधारण डायमेंशन सेटलर लेवल के लड़ाकू भी स्थानिक अशांति के शिकार हो सकते थे और लापरवाही के एक पल में टुकड़े टुकड़े हो सकते थे। अगर उसका अविश्वसनीय संचय और श्रेष्ठ ताकत नहीं होती तो उसे भी इसे पार करने का प्रयास करने में कठिनाई होती। फिर भी स्थानिक अशांति ने अभी भी उसके शरीर पर कई घाव पैदा कर दिए थे, जिससे उसके शरीर से खून बह रहा था। इस रास्ते में कोई सड़क नहीं थी और पूरे रास्ते में ढही हुई जगह के अलावा और कुछ नहीं था। यह केवल लाइब्रेरी की मदद से ही था कि वह एक सेफ रास्ते को पहचान सकता था, वरना वह आसानी से इस उजाड़ जगह में अपना रास्ता खो सकता था। हांग लांग लांग ऐसे ही उसने करीब आधा महीना सफ़र किया। अब तक उसने जो दूरी तय की थी उसे देखते हुए उसे लगा कि वह बहुत जल्द अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा, लेकिन इसी पल अचानक उसके सामने बिजली का एक बड़ा बोल्ट दिखाई दिया जिसने उसके रास्ते को ब्लॉक कर दिया था। जैसे ही विपिन सोच रहा था कि वह इस बैरियर को कैसे दूर कर सकता है, तभी इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, बिजली का एक और बोल्ट दिखा और विपिन पर जा गिरा, जिससे वो बेहोश हो गया। एक तेज सिरदर्द के साथ विपिन को धीरे धीरे होश आ गया। पहली चीज जो उसकी नजरों में आई वो थी एक सफेद छत। तेजी से अपने आसपास देखते हुए उसने पाया कि वो एक बड़े से कमरे में एक बिस्तर पर लेटा हुआ था। मेरी शक्ति। धीरे धीरे उठकर बैठने पर विपिन ने हर एक इंच हिलने के साथ असहनीय दर्द को महसूस किया। उसने अपने शरीर को देखा और पाया कि वह पट्टियों में लिपटा हुआ था। उसने अपनी एनर्जी को चलाने की कोशिश की, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके शरीर में रह गई एनर्जी बहुत कम हो गई थी। मेरी एनर्जी इतनी भारी क्यों है? करीब से देखने पर उसने देखा कि उसकी एनर्जी बहुत भारी हो गई थी, यहाँ तक कि इसे थोड़ा सा चलाने से भी उस पर भारी प्रेशर पड़ रहा था। उसे जल्द ही समझ में आ गया कि ऐसा नहीं था कि उसके पास एनर्जी की कमी थी, बल्कि यह है कि एनर्जी की विशाल मात्रा जिसे उसने पहले अपने शरीर में स्टोर किया था पारा जैसी एनर्जी में बदल गई थी। यह सच था कि इस तरह की भारी घनीभूत एनर्जी उसे ज़्यादा शक्ति प्रदान करेगी, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वो इसे चला भी नहीं सकता था। अपनी चोटों से उबरने के लिए इसका इस्तेमाल करना तो दूर की बात। उसने जल्दी से याद करने की कोशिश की कि इससे पहले क्या हुआ था। मैंने एजोर की ओर जाने वाले मार्ग में प्रवेश किया, लेकिन मैं एक बिजली के बोल्ट से ब्लॉक हो गया था। मैं इसे दरकिनार करने का एक तरीका ढूंढ रहा था जब मैं बिजली के एक और बोल्ट से टकराया और बेहोश हो गया। अपने शरीर में हुई चोटों को देखकर और दुर्घटना से पहले की अपनी यादों को याद करते हुए विपिन ने आश्चर्य से अपनी आंखें सिकोड़ ली। क्या ऐसा हो सकता है कि
मैं पहले से ही अजूर में हूँ। क्योंकि वह रास्ते में बेहोश हो गया था, तो उसने सोचा था कि वह वहाँ डायमेंशन लूप में ही तैरता हुआ उठेगा, लेकिन इससे पहले कि वह यह जान पाता, वह पहले से ही अपने शरीर पर पूरी तरह से पट्टी बांधे एक कमरे में पड़ा हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह किसी तरह लाइटनिंग रीजन को बाईपास करने में कामयाब रहा और एजोर में सफलतापूर्वक आ गया हो? इस विचार के आते ही विपिन ने तेजी से अपने आसपास का जायजा लेना चाहा। उसने अपने स्पिरिचुअल परसेप्शन को आसपास रिलीज करने का प्रयास किया, लेकिन उसका चेहरा अनियंत्रित रूप से हिलने लगा। स्पिरिचुअल परसेप्शन ऑरा की तरह होता था, जिससे बिना देखे ही लड़ाकू अपने आसपास की चीज का पता लगा सकते थे। पहले उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन आसानी से लाखों मील को पार कर सकती थी, लेकिन उस समय यह उसके शरीर के भीतर मजबूती से अटकी हुई थी। चाहे वह कितना भी धक्का दे, बाहर नहीं निकल पा रही थी। यहाँ कितना स्थानिक दबाव है। इस पॉइंट पर यह पहले से ही श्योर था कि वह अजूर में था। न केवल वह अपनी स्पिरिचुअल परसेप्शन को रिलीज नहीं कर पा रहा था, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा स्थानिक प्रेशर के कारण उसका हिलना डुलना भी मुश्किल हो रहा था। गुड़ 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 गुड़। अचानक विपिन के पेट से आवाज़ गूंज आई। वह भूखा था। जब से उसने सुपर ह्यूमन लेवल की साधना की थी, तब से वो स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने और ध्यान करने के माध्यम से अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा कर रहा था। उसने खाया या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इतने लंबे समय में यह पहली बार था जब उसने इतना भूखा महसूस किया था। ऐसा लगा जैसे उसका शरीर पूरी तरह से खाली हो गया हो। गहरी आह भरते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी सेंसेस के माध्यम से वो महसूस कर सकता था कि उस चारों ओर पारा जैसी एनर्जी भरी हुई है। यह एनर्जी मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट में जहाँ से वो डायमेंशन लूप में एंटर हुआ था, उससे 10 गुना ज़्यादा स्ट्रांग थी। उसने अपनी चोटों को ठीक करने के लिए पारे जैसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की, ताकि उसे अपनी एनर्जी में रिफाइन किया जा सके, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा लाल हो गया और उसके होठों से ताज़ा खून निकल आया। तेज खांसी को बंद करने के लिए विपिन ने अपने सीने पर हाथ फेरा, तब जाकर कहीं घुटन की अनुभूति आखिरकार कम हुई। वापस जब वह अनइंजर्ड था, तब भी वह पारा जैसी एनर्जी को एब्जॉर्प्शन के कारण होने वाले डैमेज को सहन करने के लिए अपने भौतिक शरीर के अत्यधिक लचीलेपन का उपयोग कर सकता था। हालांकि उसके वर्तमान जीर्ण शीर्ण शरीर और टूटी हुई नाड़ियों के साथ बस पारा जैसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश ने उसे ऐसा महसूस कराया कि उसका शरीर ढहने वाला था। इसे एब्जॉर्ब करना तो दूर की बात थी। ऐसा लगता है कि मैं इसे केवल अपनी चोटों को थोड़ा ठीक होने के बाद ही आजमा सकता हूँ। विपिन ने एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि जल्दबाजी उसे कहीं नहीं ले जाएगी, इसलिए उसने चीज़ों को अपने तरीके से चलने देने का फैसला किया। फिर भी बात यह है कि वह अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी चलाने में असमर्थ था, और उसके शरीर को जो डैमेज हुआ था, उसका मतलब यह था कि वह एक नॉर्मल इंसान से अलग नहीं था। उसे तब तक सावधानी से चलना होगा जब तक कि वो अपनी ताकत वापस नहीं पा लेता। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट है, मुझे अपने लिए कुछ खाने की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। विपिन अपने आप में बुदबुदाया और उसके पेट से फिर से चूहे कूदने की आवाज़ें आने लगी। स्ट्रगल करके अपने पैरों पर खड़े होते हुए उसने कमरे से बाहर निकलते हुए अपना पेट रगड़ा। हू हू हू। उसने दरवाजे को धक्का देकर खोला और तेज हवा के झोंके के कटने की आवाज़ सुनी। उसने नज़र घुमाई तो देखा कि एक लड़का हाथ में स्टील की तलवार लिए तलवार आर्ट का प्रदर्शन कर रहा था। जबकि उसकी हरकतें फैंसी नहीं थी, लेकिन उसकी मूवमेंट आंखों को बेहद भाते थे। एक बात जिसने विपिन का ध्यान जल्दी ही खींच लिया वो ये थी कि लड़के का बायां पैर लकड़ी के ब्लॉक जितना कठोर था। विपिन यह नहीं बता सकता था कि उसे कोई चोट लगी थी या वह उसके शरीर की मूल स्थिति थी, लेकिन यह साफ-साफ उसकी मूवमेंट्स को बाधित कर रहा था। उसकी फाउंडेशन अभी भी ठीक है, लेकिन उसकी तलवार आर्ट में भारी कमी है। विपिन की भौहें तन गई। मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट से किसी भी 3 स्टार मास्टर टीचर को पकड़ो और उसकी तलवार आर्ट भी सामने वाले लड़के से ज़्यादा गहरी होगी। हालांकि लड़के की हरकतों में कठिनाइयों को देखते हुए इसे शायद ही स्वीकार्य माना जा सकता था। विपिन ने हल्की सी सांस ली और इसने तुरंत लड़के का ध्यान खींचा।
उसने अपनी तलवारबाजी बंद कर दी और अपना सिर घुमा लिया। विपिन को देखते ही उसके चेहरे पर खुशी की एक झलक आ गई। फिर उसने कहा, तुम जाग गए। लड़के को करीब से देखने पर वो 17-18 साल का लग रहा था। वो बहुत ही लंबा नहीं था, मोटे तौर पर विपिन से थोड़ा छोटा ही था। उसके बाएं गाल पर लगभग आधा गाल चौड़ा एक चमकदार स्कारलेट बर्थमार्क था और इसने उसके चेहरे के हिस्से को छुपा लिया था। दिखावे के मामले में लड़के को सुंदर शब्द से जोड़ा ही नहीं जा सकता था। वास्तव में उसे घृणित भी माना जा सकता था। शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, विपिन ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा। ये कुछ ज़्यादा नहीं है। मैंने आपको संयोग से देखा था, इसलिए मैं आपको वापस ले आया। मुझे लगा कि आप अपने घावों की गंभीरता को देखते हुए मर जाएंगे, लेकिन आप किसी तरह अपने आप ठीक हो गए। लड़के ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाकर बोला। उसके शब्द थोड़े अटपटे थे, जो इशारा कर रहे थे कि वह लोगों से बात करने में बहुत अच्छा नहीं था। थर्ड यंग मास्टर। इस समय एक बुजुर्ग आंगन में आ गया। विपिन को देखकर वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और उसके बाद शांति से उसका अभिवादन करने के लिए झुक गया। सर, ऐसा लगता है जैसे आप अंत में जाग गए हैं। विपिन ने सिर हिलाकर हाँ में इशारा किया। उसने अपने सामने बुजुर्ग को गौर से देखा और देखा कि उसके कपड़े पर तेल के निशान लगे हुए थे। उसके होठों के कोने थोड़े फटे हुए थे और ताज़ा खून दिख रहा था। उनके गाल भी छिल गए थे। यह साफ था कि उसे अभी-अभी किसी और ने पीटा था। थर्ड यंग मास्टर के रूप में जाने जाने वाले अपंग लड़के ने भी अपनी निगाहें फेर ली और जैसे ही उसने बुजुर्ग की कंडीशन देखी, उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। वह जल्दी से दौड़ा और चिंतित होकर पूछा, एल्डर अनूप, क्या हुआ? थर्ड यंग मास्टर, ये कुछ भी नहीं है, एल्डर अनूप ने अजीब तरह से जवाब दिया। हालांकि लड़के ने एल्डर अनूप को गौर से घूरना जारी रखा, उसे उसकी बातों में कुछ गड़बड़ लग रही थी। आखिरकार लड़के के लगातार घूरने के कारण एल्डर अनूप ने भरोसा किया और कहा, शहर के लॉर्ड मैनर की दूसरी यंग मिस्ट्रेस यहाँ है। शिवानी यहाँ है? इस खबर से लड़के की आंखें उत्साह से चमक उठी। हाँ। लड़के के रिएक्शन को देखकर एल्डर अनूप का चेहरा और भी लाल हो गया। यह ऐसा था जैसे वह लड़के से कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह इस बात को कैसे बताए। लड़के ने भी तेजी से देखा कि एल्डर अनूप के एक्सप्रेशन में कुछ गड़बड़ थी। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसने पूछा, क्या उसके आने का आपकी चोट से कोई लेना देना है? क्या क्लाउड स्वॉर्ड हॉल अब से 3 दिन बाद हमारे शहर में छोटे शिष्यों को स्वीकार करने के लिए नहीं आ रहा था? एल्डर अनूप जारी रखने से पहले एक पल के लिए संघर्ष कर रहे थे। सिटी लॉर्ड मैनर के कनेक्शन से पता करके दूसरी यंग मिस्ट्रेस शिवानी एक स्लॉट हासिल करने में कामयाब रही। वो पहले से ही एक स्लॉट हासिल करने में कामयाब रही। लड़के का चेहरा खुशी से खिल उठा। क्या ये अच्छी खबर नहीं है? लेकिन उन शब्दों को कहने के बाद ही लड़के ने अपने अपंग बाएं पैर को देखने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया और उसका चेहरा तेजी से डूब गया। मुझे लगता है कि मेरे पास कोई मौका नहीं है। स्लॉट हासिल करने के बाद इसमें कोई शक नहीं है कि वह अब से 3 दिन बाद क्लाउड स्वॉर्ड हॉल के लिए रवाना होगी। क्या वो यहाँ मुझे बाय बोलने के लिए आई है? लड़के ने अपना सिर हिलाया और गहरी आह भरी। वो आखिरकार सच कबूल करने से पहले एल्डर अनूप काफी देर तक झिझकते रहे। वो यहाँ आपके साथ शादी के समझौते को तोड़ने के लिए आई है। वो शादी के समझौते को तोड़ना चाहती है? लड़के का चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया। उसका शरीर थोड़ा लड़खड़ा गया और वो लगभग जमीन पर गिर पड़ा। वो मेरे साथ शादी के समझौते को तोड़ना चाहती है क्योंकि वो क्लाउड स्वॉर्ड हॉल की एक दासी शिष्या बन गई है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कहाँ था, किसी की मंगेतर द्वारा रिजेक्ट किया जाना बहुत ही अपमानजनक था। लड़के और बुजुर्ग के बीच बातचीत सुनकर विपिन की भौहें तन गई। एक प्रतिभाशाली यंग लेडी अपने मंगेतर का तिरस्कार कर रही है और विवाह है समझौते से वापसी का प्रस्ताव दे रही है। एक घायल और अपमानित युवक ने कमर कसने और एहसान वापस करने का फैसला किया। यह सोचने के लिए कि जैसे ही वह अजूर में पहुंचेगा उसका सामना इस तरह के मामले से होगा। जीवन कितना रोमांचक था।